टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट सोशल साइंस। जैसा कि हमने कल पढ़ा था और वो था क्या, विदेशी व्यापार। और विदेशी व्यापार के अंतर्गत हमें इससे पहले पढ़ा था वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि भारत में वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई, तो ये 1991 के अंदर वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। और वैश्वीकरण के अंदर होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रतिबंध यानी अवरोधक होते हैं उनको हटा लिया जाता है और उसके बाद मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। और आयात और निर्यात के ऊपर एक देश अपना पुरजोर कोशिश करता है कि वो अधिक से अधिक वस्तुओं का क्या किया जाए, निर्यात किया जाए। यानी यहाँ पर वैश्वीकरण उसके बाद में मैंने आपको बताया था, और वो बताया था क्या, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य में जो व्यापार होता है उसे क्या कहा जाता है, विदेशी व्यापार कहा जाता है। और विदेशी व्यापार है ये, जैसा कि विदेशी व्यापार के अंदर दो घटक होते हैं, और ये दो घटक कौन से हैं, आयात और निर्यात। इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विदेशी व्यापार के अंदर यानी उसको सुदृढ़ बनाने के लिए एक विश्व व्यापार संगठन, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी टिप्पणी में पूछ भी लेता है ये, कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में समझाइए। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में यह एक व्यापारिक समझौता मान लीजिए, यह व्यापारिक एक प्रकार से नियम मान लीजिए, जो कि एक संगठनकर्ता के रूप में विश्व व्यापार संगठन उभर करके आया। ये विकासशील देशों की पहल के ऊपर ये बनाया गया विश्व व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में की गई और इसका कार्यालय कहाँ है, जिनेवा में। इसका यानी विश्व व्यापार संगठन बनाने की जरूरी क्यों पड़ी और इसकी वजह क्या थी कि जरूरत इसलिए पड़ी कि इसमें नियम और नियमन बनाए जाएं जिसके कारण से किसी भी देश को किसी दूसरे देश के चुंगल में न फंस जाए। यानी जो भी कार्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुक के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर ये व्यापार प्रारंभ किया गया। और इससे विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्य कार्य है कि ये सभी देशों के व्यापार के ऊपर नजर रखता है कि इसके अंदर किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ये 2006 तक यहाँ पे 150 राष्ट्र शामिल थे, लेकिन उसके बाद जो समय बीतता गया, अब बताया जाता है कि लगभग 190 देशों का समूह बन चुका है। और उसी के आधार पर हम आगे लेते हैं, और वो है क्या आगे, कौशल। कौशल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में यहाँ प्रारंभ किया गया। कहाँ किया गया, भारत में। कौशल का मतलब क्या होता है कि जो शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से ये नहीं है कि पढ़ना लिखना, नहीं। कौशल से संबंधित है कि जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है उस क्षेत्र के अंदर संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक होता है, और उसी से संबंधित है यहाँ पे क्या, कौशल विकास। यहाँ पे कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से भारत के अंदर जो श्रमिक हैं, जो जिस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाए जिसके कारण से किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर न होना पड़े। साधारण शब्दों में बात मानी जाए तो ये क्या है कि अपने देश में ही अगर प्रशिक्षण दिया जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है राष्ट्रीय कौशल के कारक है, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक कारक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कारक, राष्ट्रीय आय अस्फीति
कारक। और अब आता है उदारीकरण। उदारीकरण सेम वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा था पहले, और वो था क्या, वैश्वीकरण, और वैसे ही क्या है, उदारीकरण। ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि उदारीकरण की परिभाषा क्या है। तो उदारीकरण के मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्थिक नियमों, आर्थिक नीतियों, आर्थिक नीतियों और नियमों तथा कानून के सरलीकरण की प्रक्रिया नियमों तथा कानून के सरलीकरण की प्रक्रिया से है। यानी भारत के अंदर जितनी भी नीतियां हैं, व्यापार है या कोई समझौता है, उसको क्या करना है, उदार करना है। साधारण भाषा के अंदर आर्थिक क्षेत्र तथा नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की जो क्रिया है, उसे क्या कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर कि उदारीकरण की नीति है ये भारत में कब अपनाई गई। जैसा कि मैंने आपको वैश्वीकरण के बारे में बताया था कि वैश्वीकरण की जो नीति है वो भारत के अंदर कब अपनाई गई थी, 1991 में अपनाई गई थी। और इसी कारण से आगे हम चलते हैं तो इसी के अनुरूप मैं आपको बताना चाहूंगा कि उदारीकरण की नीति है ये भारत में कब लागू की गई। ये भारत में उदारीकरण की नीति 1990 ईस्वी में पूर्व में अपनाई गई। भारत सरकार द्वारा इसको पूर्ण रूप से जो लागू किया गया वो था 1991 ईस्वी के अंतर्गत। और यहाँ पर इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए इसके अंतर्गत 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। अब आता है उदारीकरण के लाभ। उदारीकरण के लाभ उदारीकरण के लाभ। उदारीकरण के लाभ क्या है, इसके अंतर्गत बताया जाता है क्या, नंबर 1, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया, सुधारों की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई उसे विनिमय क्षेत्र उसमें
विनिमय क्षेत्र विदेशी विनिमय कर व्यवस्था विदेशी विनिमय कर व्यवस्था में सुधार करना फिर उसके बाद में है उदारीकरण से सरकारी हस्तक्षेप में, उदारीकरण से सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई। भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार एवं मुक्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर उन्मुख हुई। फिर उसके बाद में आता है और वो क्या है, उदारीकरण से अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ता समाप्त हो गई। अर्थव्यवस्था की समाप्त हो। ये है उदारीकरण के बाद। एक बार मैं आपको बता देना चाहूंगा जीवन में अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और इससे विनिमय क्षेत्र, विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का होता है लेन देन, क्रय विक्रय, उसको लेन देन क्षेत्र में विदेशी विनिमय कर व्यवस्था, विनिमय कर व्यवस्था का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगाता है या भेजा जाता है तो उसके प्रवेश के लिए, जैसे कोई भी अमेरिका से हमारे देश के अंदर कोई सामान आता है तो उसके लिए क्या देना पड़ता है? कस्टम देना पड़ता है, लगान देना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि जब सीमा पार करके कोई सामान आता है तो उसे आयात शुल्क बोला जाता है, जो भेजा जाता है उसको निर्यात शुल्क कहा जाता है। तो इसमें विनिमय कर यानी विदेशी विनिमय कर का मतलब होता है कि जब कोई देश दूसरे देश के पास में कोई वस्तु बेचता है या आयात करता है और उसके बदले में उसे
कर चुकाना पड़ता है, कर देना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? विदेशी विनिमय कर कहा जाता है। उसके अंदर सुधार करना। फिर आता है उदारीकरण से सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकारी हस्तक्षेप के अंदर कमी इस प्रकार से आई कि जब कोई, हमारे भारत के अंदर एक ऐसी योजना थी पहले कि जब भी कोई शहर के अंदर एंट्री करता था सामान लेकर के, तो उसके बदले में 1% उसको चुंगी देनी पड़ती थी, नाका चुंगी, जो कि बाद में उदारीकरण होने के बाद में यहाँ पे जितना भी हस्तक्षेप था उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और ये था सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई। फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख। सभी की लालसा कहाँ पे हो गई कि किसी भी तरीके से क्या है, डेवलपमेंट किया जाए। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि चीन है, चीन ने लगभग सभी देशों के जो मार्केट है उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसकी धौंस अब कोरोना काल के अंदर भी वो जमा रहा है। लेकिन स्वदेशी अपनाने के कारण यहाँ से कुछ उसको झटका लगा है, अन्य देशों से भी उसको झटका लगा है। तो यहाँ पर क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार। फिर उसके अंदर बताया गया यहाँ पर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ। लोगों के अंदर ये आगे से आगे ये ध्यान करने की कोशिश होती गई कि कैसे भी किया जाए हमें पूंजीपति राष्ट्र बनना है या पूंजीपति राष्ट्र किसी देश को बनाना है। तो इस कारण से उन्होंने अर्थव्यवस्था के जरिए उन्होंने एक ही नीति अपनाई है और वो है क्या? पूंजीवादी नीति। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर कि उदारीकरण से अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक दृढ़ता, यानी एक प्रकार से एक स्तंभ तैयार किया जाता था उदारीकरण से पहले अर्थव्यवस्था का, कि जिस प्रकार से मैं उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली वो होती है जब कोई वस्तु के बदले में वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु के बदले में वस्तु, सेवाओं के बदले में सेवाएं जो प्राप्त की जाती था, किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। और अब क्या कर दिया गया है? उसका मुद्रीकरण कर दिया गया है। मुद्रीकरण कर दिया गया है। जिस प्रकार से हम अनाज बेचते थे तो अनाज के बदले में हमें कपड़ा लाना पड़ता था तो कपड़ा मिल जाता था, कपड़े के बदले में कोई अनाज खरीदना था तो वो मिल जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया? उस सब वस्तुओं का अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रीकरण कर दिया गया कि पहले जो भी वस्तु होती है उसको कीमत है वो किस में बदली जाए? मुद्रा में बदली जाए, और उस मुद्रा से जो भी कोई वस्तु आप खरीदना चाहें उसको आप खरीद सकते हैं। और इस प्रकार से ये क्या है? बना हुआ है। और यहाँ पर ये उदारीकरण होते ही आपका लेसन नंबर जो 15 है, 15 का जो लेसन है वो पूरा हो गया है। और मैं अब पूरा 15 का लेसन का आपके पास में नोट्स भेज रहा हूँ, उसको देखना है, कॉपी डाल लीजिएगा, कॉपी के अंदर तैयार कर लीजिएगा, फिर आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले चैप्टर होगा अपना, वो हम कर लेंगे।